बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वैद्युत सेल। वैद्युत सेल क्या होता है? तो वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या करता है वैद्युत सेल? रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा को किस में बदलता है? वैद्युत ऊर्जा में, है ना। अब यह कैसे कार्य करता है? तो ये आपका डीप तो है नहीं, आपके उसमें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है। इसमें क्या होता है, जो वैद्युत सेल होता है उसमें हम एक पात्र में वैद्युत अपघट्य ले लेते हैं। ये वैद्युत अपघट्य है और इसमें दो प्लेटें, अलग अलग धातु की दो प्लेटें डुबो देते हैं। ये है अब दूसरी प्लेट में। अब इस ये जो द्रव होता है इसकी प्रकृति ऐसी होती है कि जैसे ही इसमें इन प्लेटों को हम डुबोते हैं, एक पर क्या आ जाता है? प्लस आवेश, और दूसरे पर क्या आ जाता है? माइनस आवेश। इस द्रव का आयनीकरण होता है और इसमें से जो प्लस होगा वह एक रॉड पर आ जाता है और जो माइनस होगा वह दूसरे रॉड पे आ जाता है। अब अगर हम इस प्लेट को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दें तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। चालक तार द्वारा हमने जोड़ा तो ये सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ से धारा निकल रही है, यहाँ से, और फिर वापस ऐसे घूम रही है ना। जो ये प्लेटें होती हैं जो अलग अलग धातु की बनी हुई होती हैं, ये इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड। और इस जो द्रव हमने यूज किया होता है इसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य। जो हमारे काम की चीज है इसमें, उसमें ये है कि इसमें प्रतिरोध दो तरह से होगा। पहला होगा आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध इस घोल के कारण होगा, यानी कि घोल जो आवेश के प्रवाह में बाधा डाल रहा है वो आंतरिक प्रतिरोध के अंतर्गत काउंट होगा। और एक होगा बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध चालक तार का प्रतिरोध होगा। तो बाह्य प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से। तो फिर से समझ लीजिए, वैद्युत सेल। वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। वैद्युत सेल में एक द्रव में डूबी विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं। वैद्युत द्रव को वैद्युत अपघट्य व छड़ों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेल में प्रयुक्त द्रव में यह विशेष गुण होता है कि प्लेटों को इसमें डुबोने पर एक प्लेट धनावेशित और दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। जब दोनों टर्मिनलों के बीच कोई चालक तार जोड़ दी जाती है तो तार में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है, अतः परिपथ में धारा बहने लगती है। अब इसमें प्रतिरोध कौन कौन से होंगे? दो होंगे, एक आंतरिक प्रतिरोध और एक बाह्य प्रतिरोध। तो जो इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वह धारा प्रवाह की क्रिया में सेल का घोल जो अवरोध उत्पन्न करता है। भाई, धारा के प्रवाह की दिशा में सेल का घोल जो अवरोध उत्पन्न करता है, इस अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसका संकेतांक ऐसे आप व्यक्त कर सकते हैं। इसका संकेतांक हम लेते हैं U। सेल हो गया, ये इसका प्लस होता है और ये माइनस है, और ये आंतरिक प्रतिरोध। तो ये हो गया सेल का विद्युत वाहक बल E, ये आंतरिक प्रतिरोध R, और ये क्या हो गया आपका? ये तो हो गया आपका प्लस और ये माइनस। तो ये क्या है? सेल का सांकेतिक रूप। अब हम कहें सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं?
ठीक है ना। भाई सेल, हमें इस चैप्टर में सेल का विद्युत वाहक बल ही पढ़ना है, और सेल द्वारा जो एनर्जी दी गई है या फिर जो ऊर्जा का व्यय हो रहा है वह किन किन मदों में हो रहा है यह डिस्क्राइब करना है। हमारे पास इतना ही कार्य है। जो ये आपका लेक्लांसे सेल वगैरह और सेल का जो क्रियाविधि है ये सब केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा आपके, आप केमिस्ट्री में से विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसमें दो प्रतिरोध होंगे, एक आंतरिक सेल में और एक बाह्य प्रतिरोध, और इन्हीं के कारण जो ऊर्जा का व्यय होगा दो मदों में होगा। ठीक है ना। तो सेल का विद्युत वाहक बल ये इस चैप्टर का कोर बिंदु है। ये पता होना चाहिए कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल संख्यात्मक रूप से सेल द्वारा दी गई उस ऊर्जा के बराबर होता है। किस ऊर्जा के बराबर होता है? जो प्रति एकांक आवेश को पूरे बंद परिपथ में प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होती है। तो सेल का विद्युत वाहक बल E क्या होता है? उस कार्य के बराबर होता है। ठीक है ना, उस ऊर्जा के बराबर होता है जो प्रति एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि विद्युत वाहक बल E उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में प्रयुक्त होती है या प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होती है। फिर से सुन लीजिए, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल संख्यात्मक रूप से दी गई उस ऊर्जा के बराबर होता है जो प्रति एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, जो पूरा बंद परिपथ है, में प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होती है। तो सेल का विद्युत वाहक बल E W/Q। आप इसे अपने आप ही बना सकते हैं। Q को एकांक कर लीजिए तो विद्युत वाहक बल E क्या है? उस कार्य के बराबर है जो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए प्रयुक्त होती है। अब इसमें आता है EV तथा R में संबंध। जो इसका मेन थिंग है वह है EV व R में संबंध। EV तथा R में संबंध। ठीक है ना, EV और R में संबंध। यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो? E हो, तो इसका एक भाग बाह्य परिपथ में आवेश को स्थानांतरित करने में व्यय होता है, जबकि दूसरा भाग आंतरिक परिपथ में, या फिर हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्य में आवेश को स्थानांतरित करने में व्यय होता है। भाई कोई सेल है, उसका विद्युत वाहक बल क्या है? E है। अब उसने विद्युत वाहक बल E दिया तो यह किस किस में व्यय हुआ? तो ये दो चीजों में व्यय हुआ। एक, बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में। ठीक है ना, तो बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, तो ये हो गया V। और फिर आंतरिक परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में स्मॉल v। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपके? ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इतना आपकी समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए, यदि परिपथ में क्या बह रही हो? I धारा। आप इसका चित्र ऐसे भी बना सकते हैं। ये एक परिपथ है, ठीक है ना, और इस पे यहाँ पे आपने एक विद्युत सेल लगाया है। क्या लगाया है यहाँ पे? विद्युत सेल लगाया है। हो गई माना बाह्य परिपथ का प्रतिरोध R है, आंतरिक प्रतिरोध, और इसका विद्युत वाहक बल V। ठीक है ना, तो पूरे परिपथ में कुल जो ऊर्जा है
उसको प्रवाहित करने में जो आपको कुल कार्य करना पड़ेगा वो देखना है। यदि परिपथ में क्या हो, आई धारा बह रही हो, परिपथ में क्या बह रही हो, आई धारा बह रही हो, तो विभवांतर की परिभाषा से प्रति एकांक आवेश को प्रति एकांक आवेश को प्रति एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित में स्थानांतरित करने में कृत कार्य या व्यय ऊर्जा में कृत कार्य या व्यय ऊर्जा कितनी व्यय ऊर्जा, ठीक है ना। V मैंने कहा था बाह्य परिपथ में जो हम ऊर्जा स्थानांतरित कर रहे हैं वह V है, तो V इसका क्या होगा, W एक्सटर्नल, बाह्य परिपथ में एक्सटर्नल बाई Q बराबर होगा I R। आप लिख सकते हो V इक्वल टू I R, समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार प्रति एकांक आवेश को आंतरिक परिपथ में स्थानांतरित करने में व्यय ऊर्जा, इसी प्रकार प्रति एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में स्थानांतरित करने में व्यय ऊर्जा, करने में व्यय ऊर्जा क्या होगा, स्मॉल भी बताया था मैंने आपको, तो स्मॉल भी बराबर W कार्य इंटरनल बटे Q बराबर I R। आप लिख सकते हो V इक्वल टू I R, समीकरण 2। अब समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया, और ये हो गया आपका समीकरण 3, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान, हाँ V इक्वल टू I R। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 से V और स्मॉल v का मान रखने पर लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, E बराबर इसका मान है I R प्लस I स्मॉल r, इसमें I कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू E। यहाँ पे आप I बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, E अपॉन R प्लस R। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R।
यानी कि परिपथ में बहने वाली कुल धारा बराबर परिपथ में लगा कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ में लगा कुल आवेश। तो क्या होगा? परिपथ में धारा, पथ में धारा बराबर क्या होगा? कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक है ना? तो किसी भी सेल के द्वारा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा उस सेल द्वारा दिया गया कुल विद्युत वाहक बल और उसमें कुल प्रतिरोध का भाग देने पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? मैंने आपको कहा जितना भी परिपथ में विद्युत वाहक बल दिया जाता है वो दो भागों में बंट जाएगा। ठीक है ना? एक बाह्य परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए और दूसरा आंतरिक परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए। तो बाह्य परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा आपने निकाली IR और आंतरिक परिपथ में आवेश को प्रति एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय हुई है वो है I स्मॉल r। और इन दोनों को आपने समीकरण में रखा तो आपको ये प्राप्त हो गया। अब अगर हम सिर्फ क्या करते हैं, अगर समीकरण 1 में समीकरण 3 से स्मॉल v का मान रखते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 3 से v का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या था? विद्युत वाहक बल दो भागों में बंट रहा था। आंतरिक कार्य बाह्य परिपथ में आवेश के प्रवाह के में जो कार्य होगा और प्लस आंतरिक परिपथ में ऊर्जा के प्रवाह, ऊर्जा को स्थानांतरित या एकांक आवेश को स्थानांतरित करने में जो ऊर्जा व्यय होगी तो वो हो गया IR। तो इसमें V बराबर क्या होगा? बाहर जो विद्युत वाहक बल है इसको अगर आप नहीं लिखें तो ये इधर आ जाएगा E माइनस IR। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या V इक्वल टू E माइनस IR, जहाँ क्या है V बाह्य परिपथ में कुल व्यय ऊर्जा। ठीक है ना? विद्युत वाहक बल माइनस आंतरिक परिपथ में व्यय या फिर एकांक आवेश को स्थानांतरित करने में व्यय ऊर्जा, आंतरिक और बाह्य। तो ये है E V और स्मॉल r में संबंध। तो आप एक चीज दिमाग में रखिए कि सेल का एक तो संकेतांक आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे हम परिपथ को खोलेंगे तो जो ये विद्युत वाहक बल ये सेल देगा वह दो भागों में होगा। एक तो बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को स्थानांतरित करने में जो व्यय ऊर्जा होगी, दूसरा आंतरिक जो घोल है उसके द्वारा जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसमें ऊर्जा एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होगी क्या होगी? वो आपने जाए कुल विद्युत वाहक बल। इसको मैं एक बार फिर से समझा लेती हूँ आपको शॉर्ट में। देखो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेल क्या करता है? सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में में परिवर्तित करता है। ठीक है ना? और सेल में दो प्रतिरोध होते हैं। एक बाह्य परिपथ का, सेल को दो प्रतिरोधों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। एक बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R और एक आंतरिक घोल का प्रतिरोध स्मॉल r। तो जो कुल सेल से ऊर्जा निकलती है या सेल कुल ऊर्जा जो विद्युत वाहक बल E देता है वो दो भागों में बंटता है, V बाह्य परिपथ के लिए और V आंतरिक परिपथ के लिए। अब बाह्य परिपथ में प्रतिरोध कैपिटल R है और धारा I है और आंतरिक परिपथ में प्रतिरोध धारा कैपिटल I है और प्रतिरोध स्मॉल r है। तो E इक्वल टू ये हो गया। आप इसको I कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा R प्लस स्मॉल r। E आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I R प्लस R इक्वल टू E या I
इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। एक ये हो गया। दूसरा, आप सिर्फ आंतरिक परिपथ में जो ऊर्जा व्यय हो रही है उसके लिए लिखेंगे तो ई इक्वल टू वी प्लस आई स्मॉल आर। तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से v बराबर हो जाएगा e माइनस आई आर, या आप लिख सकते हैं v इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है ना। तो ये बहुत इजी है और डेरिवेशन इस पे सवाल करने के लिए आते हैं आपको, और ये संकेतांक आपको याद रखना पड़ेगा। किस चीज का? सेल का। सेल का संकेतांक क्या है? ये यहाँ पे ये कुंजी है ना।